स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ चैनल केडी द मैथ्यूबर। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट नंबर 4 में आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की, जिसे कि कोणांक भी कहते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो। इससे पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने 3 पार्ट बनाए थे। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था पूरा सम्मिश्र संख्याओं का बेसिक कंसेप्ट, कि सम्मिश्र संख्या बनती कैसे है, ये रियल इमेजिनरी क्या होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक के बीच का अंतर क्या है, ये सारी चीजें। वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया था कंसेप्ट ऑफ आयोटा, यानी आयलर ने ये आयोटा का कंसेप्ट दिया क्यों, क्या रीजन था इसके पीछे, और इस आयोटा की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप विद इन 1 सेकेंड कैसे कर सकते हो, ये सारी ट्रिक्स मैंने उसमें बताई हुई है। वीडियो नंबर 3 जो था अपना, वो डिवोटेड था स्टूडेंट मैग्नीट्यूड यानी मापांक के लिए। मैंने उसमें भी आपको 5 बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो ये सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड स्क्रीन पर भी आप जब वीडियो को खत्म करेंगे तब आपको एंड स्क्रीन पर भी लिंक दी होगी, तो आप वहां जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे का रिदमिक फ्लो बनता रहे। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हुआ, चाहे वो 11th हुई आपकी, चाहे 12th हुई, चाहे IIT, NDA, एयरफोर्स, नेवी, SSR, RRR, MR, कोई भी एग्जाम हुई, सभी में इसका एक क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर आता है। आपके एयरफोर्स में तो इस बार जो शिफ्ट हुई थी उनमें 2-2 क्वेश्चन भी मैंने कई पेपर्स में देखे थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो कंफ्यूज करने वाली बात है वो है कोणांक की आर्ग्यूमेंट की। तो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मापांक तो इजी होता है। मापांक तो आप सभी जानते ही हो कि z = a + आयोटा b है, तो कुछ नहीं, मापांक तो वही √a² + b² निकालना है। तो इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कोणांक में। तो अब हम ये देखेंगे ये कोणांक होता क्या है, और इसके अलग अलग एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए, जैसे ये कोई आपका तल है, इसको कहते हैं आर्गेंट तल या सम्मिश्र तल या कार्तीय तल, चतुर्थांश तल भी कह सकते हो आप इसको। ये तो इसमें ये मैंने कोई भी OXY कोई तल ले लिया है, और इसमें कोई सम्मिश्र बिंदु ले लिया है, इसके कोऑर्डिनेट हैं a, b। अब a, b होने का मतलब है कि अगर हम ये परपेंडिकुलर डालें तो ये आपकी वैल्यू b हो जाएगी और ये हो जाएगी a। क्लियर? यही मापांक में बताया था मैंने। अब यहां मैंने आपको बताया था कि OP वेक्टर रहता है, जिसको कि R वेक्टर कहते हैं, इसे त्रिज्य सदिश कहते हैं। तो डेफिनेशन पे आप ध्यान देना। डेफिनेशन इसमें स्टूडेंट्स ये होती है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा त्रिज्य सदिश के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं कोणांक। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए यहां पर, और ये बात बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं इसी से इसके फॉर्मूले डराइव करूंगा। x अक्ष की धनात्मक दिशा त्रिज्य सदिश के साथ जो न्यूनतम कोण बनाती है उसे कोणांक कहते हैं। अब देखिए, इसका एक एक वर्ड में अभी आपको क्लियर बताऊंगा कि ये आखिर कोणांक कहते किसको, और इस परिभाषा का एक एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां देखिए, अब x अक्ष की आप जानते हो 2 दिशाएं होती हैं, ये आपकी x अक्ष की पॉजिटिव साइड होती है और ये आपकी नेगेटिव साइड होती है, सॉरी इसकी, है ना। तो अब आपको ये नहीं कि ये वाला एंगल देखना है, नहीं, वो क्या कह रहा है, x अक्ष की धनात्मक दिशा यानी ये, और त्रिज्य सदिश ये r वेक्टर, तो ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट, कोणांक या एम्पलीट्यूड। क्लियर? इसे डिनोट करते हैं किससे? फाई से। आप इसको चाहो तो फाई से डिनोट कर सकते हो, आप इसको चाहो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z से डिनोट कर सकते हो, या आप इसे एम्पलीट्यूड ऑफ z से भी डिनोट कर सकते हो। ये तीनों इसके पॉपुलर इंडिकेशन है। चलिए देखते हैं अब इसके फॉर्मूले क्या क्या रहते हैं। देखिए, अभी आप देख रहे हो ये पॉइंट कौन से चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में है। क्लियर? अब मैं आपको ले चल रहा हूं त्रिभुज POQ में। आप एक बार ट्रायंगल POQ में बात करो, तो POQ में जब आप जाओगे स्टूडेंट्स, तो आप ये देखो यहां पर tan फाई इक्वल क्या हो रहा है, tan फाई लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका b/a हो रहा है। तो फाई इक्वल ये हो जाता है tan इनवर्स mod b/a।
अब आप सोचोगे कि ये सर आपने मॉड क्यों लगा दी, मॉड तो यहाँ थी नहीं। भाई मॉड इसलिए लगा दी है क्योंकि आप जानते हो बी और ए दोनों क्या है, डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो दूरियों का अनुपात हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। तो कभी कभी अगर ए और बी के मान नेगेटिव भी हुए और किसी चतुर्थांश में, तो ये मापांक उसको पॉजिटिव कर देगा। क्लियर? कैसे निकालना है, एक शॉर्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको z इक्वल दे दी 1 + √3 आयोटा, 1 + √3 आयोटा। अब यहां आपको देख रहा है कि रियल पार्ट आपका 1 है और इमेजिनरी पार्ट आपका √3 है। अब यहां अगर मैं फाई निकालूं तो ये आपका tan इनवर्स mod b अपॉन ए हो जाएगा, यानी √3/1 हो रहा है। तो फाई इक्वल √3 आप जानते हो किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, tan π/3 यानी tan 60 की। तो ये आंसर आ गया π/3, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या निकली, π/3। यहां पर देखिए एक इंपोर्टेंट लाइन क्या है कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, देखिए कोण भी दो तरीके से बनता है। एक तो ये लाइन जो है इसके साथ कोण बनाएगी तो यू बनाएगी, और एक ये लाइन यू बनाएगी तो ये ऐसे बनाएगी। तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर रोटेशन का ध्यान रखना है, मैं बात कर रहा हूं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो ये बात थी प्रथम चतुर्थांश की। लेकिन ये बिंदु आप जानते हो कोई गारंटी तो है नहीं कि प्रथम चतुर्थांश में ही होगा, ये किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। अगर ये दूसरे, तीसरे और चौथे में हुआ तब क्या करना है, चलिए वो भी देख लेते। दूसरे चतुर्थांश में कोणांक की क्या पोजीशन बनेगी। देखिए एक तो क्या है, अपन डायरेक्ट ट्रिक भी रट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक रटने से फिर फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बनाना सीख गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जितने भी कंसेप्ट स्टूडेंट्स किसी भी वीडियो में कराता हूं वो फॉर्मूले को हमेशा प्रूफ की ओर आपको ले जाता हूं, क्योंकि रटना अपने प्रिंसिपल में नहीं है। और मैथ में आप रटोगे तो सक्सेस भी नहीं होगे। तो देखते हैं क्या पोजीशन है। जैसे कि मान लो ये कोई आपका, अब मैंने ले लिया ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हो, आर्गेंट तल कह सकते हो, चतुर्थांश तल या जो भी है, और ये है आपकी एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, ये आपकी वाई और ये ओ हो गया, और आपका ये -a, b कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट यानी सम्मिश्र बिंदु है। अब आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालें तो अब ये तो इधर ही डलेगा, वहां तो डलेगा नहीं। तो ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस a है। अब आपको सर ये तो माइनस है, अरे भाई माइनस एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड को दिखा रहा है, वो डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगी। तो त्रिज्य सदिश कुछ इस तरह से रहेगा, ये आपका त्रिज्य सदिश रहेगा जिसको कि आप कहते हो आर वेक्टर। क्लियर? अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है इसको आप देखो कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, अब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कौन सी है, ये, और त्रिज्य सदिश के साथ जो न्यूनतम कोण बनाती है। देखिए न्यूनतम का क्या मतलब है, जैसे आप जानते हो ये क्या है, ये फाई है। अब यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, एक तो ये एंगल बना रही है स्टूडेंट्स, और एक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा इस आर वेक्टर के साथ आपका ये एंगल बना रही है। अब आप ये देखो कि ज्यादा रास्ता किधर से तय करना पड़ रहा है, इधर से क्लॉकवाइज, और छोटा रास्ता किधर से, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, आप प्रेफरेंस दोगे किसको, एंटी क्लॉकवाइज को। हमेशा यहाँ ध्यान रहे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्लॉकवाइज छोटा हो तो क्लॉकवाइज को देना है, आपको छोटे रास्ते को प्रेफरेंस देना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज से मतलब ही नहीं है। ठीक, यहाँ तो मैंने क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पिक किया इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ। तो आप ये देखो छोटा रास्ता कौन सा है, चलिए मैं इनके नाम लिख देता हूँ। ये है मान लो रास्ता x और ये है रास्ता y। तो छोटा रास्ता कौन सा है, x। तो यानी कोणांक होगा वो स्टूडेंट्स ये होगा। अब ये वैल्यू देखिए कितनी है, आप जानते हो ये पूरी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है पाई, और ये फाई इसमें से कम हो रहा है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो दूसरे चतुर्थांश में होगा पाई माइनस फाई। क्लियर? फाई आपको पता ही है, फाई कैसे निकालते हैं, फाई निकालते हैं tan इनवर्स mod b अपॉन a से। तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये तो फाइनल फॉर्मूला जो यहां बना आर्ग्यूमेंट ऑफ z का, वो बना पाई माइनस tan इनवर्स mod b अपॉन a। ये तो दूसरे चतुर्थांश में अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे मान लो किसी ने z इक्वल आपको दे दिया -√3 प्लस आयोटा। अब आप देख सकते हो ये -a, b है, ये पहला माइनस में दूसरा प्लस में, तो दूसरा चतुर्थांश हुआ। इसमें a की वैल्यू क्या है -√3, b की वैल्यू क्या है 1। ये ध्यान रहे a और b को पिक करते समय आयोटा आपको नहीं लेना है। फॉर्मूला आप देख रहे हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला है यहाँ पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड b अपॉन a। तो b की जगह 1 है, a की जगह -√3 है, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस, और ये माइनस को कौन खा जाएगा मॉड, तो 1/√3 किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई 30 यानी π/6 की। तो पाई में से π/6 आपका जाएगा, तो ये होगा 5π/6। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये 5π/6। तो कहने का मतलब देखिए, दो बातें हमको सीखनी है कि फॉर्मूला आ कहां से रहा है और फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। अगर ये दोनों बातें आपने सीख ली तो कोई प्रॉब्लम कंसेप्ट में आएगी नहीं। अब हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरे चतुर्थांश में पूर्णांक की क्या पोजीशन है, क्या फॉर्मूला है। पोजीशन ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब इसमें जैसे कोई पॉइंट हुआ तो आप जानते हो उसके कोऑर्डिनेट होंगे -a -b, दोनों माइनस के। तो परपेंडिकुलर अगर मैं डालूं तो ये परपेंडिकुलर की यहाँ b होगी, यहाँ a होगी, डिस्टेंस प्लस में ही रहनी है, ये ध्यान रहे। माइनस की पोजीशन तो ये बताती है कि ये x की नेगेटिव साइड है और ये y की नेगेटिव साइड है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो और ये जो ओपी वेक्टर आप देख रहे हो, ओपी वेक्टर स्टूडेंट्स आर होगी आपका त्रिज्य सदिश। अब देखिए फाई तो आपको पता है कि ये बनेगा, फाई तो ये बनेगा, लेकिन ये कोणांक नहीं है। कोणांक के लिए आपको डेफिनेशन में चलना है, यही बात है सीखने की। क्या है देखिए, ये कह रहा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा त्रिज्य सदिश के साथ जो न्यूनतम कोण बनाती है। अब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा देखो कौन सी है, ये है एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड। अब ये दो तरीके से देखो इस त्रिज्य सदिश के साथ कोण बना रही है। एक तो ये कोण बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, और एक ये कोण बन रहा है क्लॉकवाइज। अब आप अगर इसको मैं नाम दे दूं, ये है मान लो रास्ता पहला और ये है रास्ता दूसरा। तो अब ये देखो शॉर्ट रास्ता कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है, शॉर्ट है दूसरा। तो इसका मतलब दूसरे से ही अपने को निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कोणांक, अब देखना ध्यान से क्या होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि ये यहां पर ये पूरा क्या है, ये पूरा है स्टूडेंट्स -पाई। क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंगल है घड़ी की दिशा में, तो ये किस में होगा, माइनस में। क्लियर, -पाई। अब यहां पर देखिए, आप देख रहे हो पूरा तो आप ले नहीं रहे, आपने भाई कम कर दिया है इसमें से, क्योंकि कोणांक तो इतना ही तो ले रहे हो आप। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपने पाई में से फाई को कर दिया कम। अब माइनस अगर मैं अंदर ले जाऊं तो -पाई + फाई बन जाएगा। और फाई का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, tan इनवर्स mod b अपॉन a। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया प्रूव। ये कब काम आएगा, जब थर्ड क्वाड्रेंट में कोई सम्मिश्र संख्या हो। चलिए एग्जांपल तुरंत ले लेते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। z इक्वल मैंने कोई भी ले ली -1 - आयोटा। इस बार एनडीए में पूछा गया था, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, अब इसमें a की वैल्यू आप देख सकते हो -1 है और b की वैल्यू भी -1 है। माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड देखते ही तुरंत फॉर्मूला पिक कर लो। तो आप देख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्या फॉर्मूला है, -पाई + tan इनवर्स mod b अपॉन a। तो -पाई + tan इनवर्स mod b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -1, और a की भी -1। तो -पाई + tan इनवर्स, अब माइनस कैंसिल, 1 क्या है, π/4 की वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू है। tan किसको खा जाएगा, tan इनवर्स को, और पाई में से π/4 जाएगा तो माइनस का आपका 3π/4 हो गया। ये हो गया आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक हो गया। तो कहने का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि तीनों क्वाड्रेंट में क्या क्या फॉर्मूले हैं, उनके प्रूफ क्या है और एग्जांपल्स क्या हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधे क्वाड्रेंट नंबर 4 की पोजीशन पर, यानी चौथे चतुर्थांश में क्या पोजीशन रहती है किसी कोणांक की, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर की सिचुएशन की, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोणांक किस पोजीशन में रहता है, उसका क्या प्रूफ है और एप्लीकेशन क्या है।
तो देखते हैं। तो चलिए ये मैंने ले लिया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप जानते हो इसमें कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह होंगे, पहला प्लस में दूसरा माइनस में। परपेंडिकुलर डालूंगा, जब मैं ये लंब डालूंगा जैसे कि ये पी क्यू, तो इसकी लेंथ बी होगी और इसकी ए होगी आपकी। क्लियर? ये अब माइनस बी क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है, और ये प्लस ए क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है। पहली बात। अब जब आप ये देख रहे हो कि जो ओपी वेक्टर है आपका वो कुछ इस तरह बन रहा है यहाँ पर त्रिज्य सदिश। अब आप इसकी डेफिनेशन देखो, फाई तो स्टूडेंट्स ये बनेगा, लेकिन क्या यही कोणांक है? नहीं, मैंने क्या बताया, फाई कोई कोणांक नहीं है। फाई को तो कोणांक केवल तब कहते हैं जब वो पहले क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में हो। बाकी तो इस डेफिनेशन से आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा त्रिज्य सदिश के साथ जो न्यूनतम कोण बनाती है। अब आप ये देखो, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये है और त्रिज्य सदिश ये है। अब वो कह रहा है न्यूनतम कोण, तो एक तो देखो कोण ये बन रहा है, ये कोण बन रहा है एक तो। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और एक आपका ये बन रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो वो कह रहा है न्यूनतम। अब ये देखो छोटा रास्ता कौन सा है? छोटा रास्ता स्टूडेंट्स ये है, ये तो यानी न्यूनतम कोण ये बनेगा आपका। तो कहने का मतलब यही कोणांक है। तो देखते हैं हम इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कोणांक का मान यहाँ पर क्या होगा, फाई। लेकिन ये क्योंकि क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, तो ये ऋणात्मक कोण को बनाएगा। और फाई की वैल्यू आप जानते हो tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए होती है। क्लियर? ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी सम्मिश्र संख्या का कोणांक। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने ले ली कोई भी सम्मिश्र संख्या, जैसे कि मैं मान लेता हूं 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये ले ली। अब आप देख रहे हो प्लस माइनस है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी की वैल्यू माइनस रूट 3 है। ये हो गया आपके ए और बी। क्लियर? चलिए ठीक है। अब आप यहाँ चौथे चतुर्थांश में फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माइनस tan इनवर्स मॉड बी अपॉन ए। तो माइनस tan इनवर्स मॉड बी की वैल्यू माइनस रूट 3 है, ए की आपकी 1 है, तो माइनस को मॉड खा जाएगा। और रूट 3 आप जानते हो tan 60 की वैल्यू होती है π/3। यहां पर ये हमेशा ध्यान रहे, कोणांक यानी आर्ग्यूमेंट हमेशा रेडियन में लिखे जाते हैं, यानी कभी भी आप उनको डिग्री में मत लिख देना, हमेशा पाई में ही लिखना नहीं है। ठीक है? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया माइनस π/3। तो ये मैंने आपको कर दी पिक्चर क्लियर चारों चतुर्थांशों की।